हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत का चैप्टर 8। संस्कृत का चैप्टर 8 संसार सागर से नायकः। ये अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इस चैप्टर में बच्चों बताया गया है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था, हमारा पारंपरिक ज्ञान था, हमारे पास जो स्किल्स थे, जो आर्किटेक्ट की स्किल्स थे, मतलब पहले के लोग तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाते थे और वो इतने स्किल्ड थे कि वो देखकर बता देते थे कि पर्टिकुलर जगह पर कितना काम में कितना खर्चा आएगा, कितनी लेबर लगेगी, कितना इसका मतलब आपके खर्चा बैठेगा। वो सारी बातें वो देखकर ही, काम को देखकर बता देते। तो ऐसे जो हमारे पारंपरिक संसार सागर के जो नायक हैं, संसार सागर से नायकः का मतलब है संसार रूपी सागर के नायक, हीरो। अब संसार सागर किसे बताया गया है यहाँ पर संसार सागर जो हमारी पारंपरिक तालाब हैं, बावड़ी है, ह्यूमन मेड, मैन मेड, आर्टिफिशियल, मैन मेड जो तालाब, बावड़ी आदि जो हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारी कृत्रिम झीलें हैं, इनको जो बनाने वाले, जो संसार सागर के जो नायक है, नायक मीन्स हीरो, इनको बनाने वाले हैं, वो अब कहाँ गए, वो कहाँ लुप्त हो गए, उनका नॉलेज कहाँ चला गया। उन लोगों को हमने पहचाना नहीं और हमने धीरे धीरे अपने पारंपरिक ज्ञान को खो दिया है। इसके बारे में इस चैप्टर में अनुपम मिश्र के द्वारा बताया गया है। अनुपम मिश्र ने आज भी खरे हैं, इसमें तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होती जा रही हमारा पारंपरिक ज्ञान, कौशल, शिल्प की धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। अब शिल्प की धनी मतलब वो गजधर कौन होते थे? वो पुराने ज़माने में आर्किटेक्ट हुआ करते थे, मतलब भवन आदि के निर्माण में, वो नगरों का, गांवों का, इन सब का निर्माण, या फिर कह दो कि तालाब, कुएं, बावड़ी, मतलब वो सिर्फ देखने मात्र से ही उस जगह का नाप बता देते थे, उस जगह पर क्या काम हो सकता है, कितनी गहराई है। उस चीज़ की गहराई के साथ साथ वो समाज की गहराई भी नाप लेते थे। तो जो इतना गहराई का नॉलेज रखने वाले जो लोग हैं, वो धीरे धीरे गायब होते गए हैं हमारे समाज से, और हमने एक बहुत बड़े ज्ञान की क्षति पहुंचाई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। संसार सागर के रूप में किसको चित्रित किया है? मानव निर्मित तालाब, कुएं, बावड़ियों को यहाँ पर संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। और इस संसार सागर के नायक कौन है? इसको बनाने वाले कौन है? गजधर। और गजधर क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये गज के नाप की, यहाँ पर देखेंगे आप दूसरे चित्र में, ये देखिए, गज के नाप की इनके पास एक डंडी हुआ करती थी। एक गज नाप में 3 हाथ का, मतलब 3 हाथ लंबाई तक का परिमाप हुआ करता था एक गज में। तो यहाँ पर उतने नाप की लोहे की छड़ को जो धारण करके किसी भी काम की योजना को वो प्रस्तुत भी कर देते थे, उसका प्लान बना देते थे। देखते ही देखते वो सब कुछ, सारा प्लान बता देते थे कि इतनी लेबर लगेगी, इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा। तो ऐसे जो ज्ञान रखने वाले संसार सागर नायक है, वो कौन थे? यहाँ पर उनकी ही चर्चा की गई है, उनके ज्ञान की चर्चा की गई है, और धीरे धीरे ऐसे लोगों की कमी आती गई है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर में हम उनको पढ़ते हैं कि कौन है वो अज्ञातनामानः। के आसन ते अज्ञातनामानः। के मतलब कौन, आसन मतलब थे, ते मतलब वे, अज्ञातनामानः मतलब अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? अज्ञात मतलब जिनको अब हम पहचान नहीं रहे हैं, जिनकी पहचान अब लुप्त हो चुकी है, जो कोई आइडेंटिटी नहीं रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे एक फिल्म के निर्माण में हीरो हीरोइन तो सामने आ जाते हैं,
या फिर उसके गाने सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट राइटर है या फिर उसका जो काम करने वाला, उसकी योजना बनाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत कम चर्चा में आ पाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बताया गया है कि आइडेंटिटी जिनकी नहीं है वो अज्ञात नाम वाले कौन थे। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सतसह सहस्रसह तडागाः सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूता। सतसह मतलब सैकड़ों, सहस्रसह मतलब हजारों, तडागाः मतलब तालाब, सहसा एव मतलब अचानक ही, शून्यात् न प्रकटीभूता शून्य में नहीं बदले हैं। हजारों सैकड़ों जो तालाब है वो अब अचानक से शून्य में बदल गए हैं, ऐसे ही नहीं बदले हैं, अचानक ही नहीं बदले हैं, काल परिवर्तन के साथ बदले हैं। पहले मतलब वाटर रिसोर्सेज के रूप में कुएं, तालाब, बावड़ियाँ ही हुआ करते थे और वो हर थोड़ी दूर में दिख जाती थी। क्या आप दिखती है हमें? अब तो हम बावड़ियाँ आदि को देखने के लिए जाते हैं, वो भी क्या है, अब यूजलेस है। पहले उनका बहुत उपयोग होता था। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागरः इति, ये वो ही तालाब हैं जो संसार सागर इस नाम से प्रचलित थी। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एकैकं, निर्मापितॄणाम का मतलब है निर्माण करवाने वाले, मतलब निर्माण करवाने वाले कोई एक हुआ करते थे, और निर्मातॄणाम च दशकम, और उनको ऐसे तालाबों को बनाने वाले कोई 10 हुआ करते थे। लेकिन एतत् एकैकं दशकं च सहस्रम शतकं सहस्रम वा रचयतः स्म, और ये एक एक और 10-10 लोग ही मिलकर इनकी सैकड़ों हजारों संख्या में बनाते थे। क्या बनाते थे? तालाब आदि बनाते थे। फिर से देखिए इसका अनुवाद, इनके आयोजन में, इनको बनाने में, नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे, इनको बनाने में, किनको बनाने में, संसार सागर रूपी इन तालाबों को बनाने में पर्दे के पीछे काम करने वाले, बनवाने वाले कोई एक हुआ करते थे, बनाने वाले कोई 10 हुआ करते थे, और ये 1 और 10 मिलकर ही हजारों की संख्या में बन जाते थे। परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एकैकं दशकं सहस्रं च इति एतानि शून्ये एव परिवर्तनानि। मतलब परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु, पिछले कुछ 200 वर्षों से नवीन पद्धति के समाज ने, जो न्यू टेक्नोलॉजी वाला जो हमारा समाज डेवलप हो रहा है, उसने जो कुछ भी पढ़ा, यत् किंचित अपि पठितम, जो कुछ भी पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज ने एक एक दशक, और जो 1 से जो 10 हुए थे, 10 से जो हजारों हुए थे, इति एतानि शून्ये परिवर्तनानि, उन हजारों को इन्होंने धीरे धीरे शून्य में ही परिवर्तनानि बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नवीन समाज के लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है कि इससे पहले इतने सारे तालाबों का निर्माण किसने करवाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो एतादृशानि कार्याणि ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधाना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं माप्युतुं न केनापि प्रयतितम्। मतलब कि इस सारे काम को करने के लिए जो नए ज्ञान की प्रविधि अब विकसित हुई है, उस विधि के अंदर संपादित किए हुए कार्यों में इस तरीके के जो नापने आदि का काम होता था, उसका कोई प्रयास पूर्वक नहीं किया जाता था।
मतलब अब हर एक चीज़ को नाप नाप कर बनाया जाता है, लेकिन जो पुराने बनाने वाले कारीगर जो थे, शिल्पकार जो थे, वो देखकर ही बता देते थे कि इसका नाप इतना है, इसका नाप इतना है, और इसमें इतना काम लगेगा, और इतना इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें इतनी लेबर लगेगी, इसमें इतना खर्चा बैठेगा, और इस प्रकार से इतने समय में आपका ये काम संपन्न हो जाएगा। मतलब इतना नॉलेज रखने वाले किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते थे। मतलब अद्ये अज्ञात नामानाः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हो गए हैं। मतलब इतना कुछ नॉलेज रखने वाले आज ये बिना पहचान वाले हो गए हैं। परंतु पुरा ते बहु प्रतीता आसन, परंतु प्राचीन काल में, पूरा मतलब प्राचीन काल में, ते मतलब वे कौन, जो इसका तालाब आदि का निर्माण करते थे, जो गजदर थे, बहु प्रतीता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे। प्रथिता मतलब फेमस थे, प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तडागा मतलब तालाब कहाँ पर बनते थे। अशेषे हि देशे, अशेषे का मतलब क्या हुआ, बिना शेष रहे, बिना बचे हुए, मतलब कि संपूर्ण ही देश में, सारे ही देश में तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातरोऽपि अशेषे देशे निवसन्ते स्म, और उसको बनाने वाले भी संपूर्ण देश में विद्यमान थे। प्रत्येक देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर ऐसे संसार सागर के नायक विद्यमान थे। गजधरः इति सुंदर शब्दः तडाग निर्मितॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर ये जो नाम है, ये सुंदर शब्द है, वो इन तालाब निर्माण करने वालों के लिए आदर के साथ स्मरण किया जाता था। तालाब निर्माताओं के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था, गजधरः। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्य अपि प्रचलितः। गजधर इति शब्दः कस्य भागेषु प्रचलितः, कस्य राज्येषु भागेषु प्रचलितः, राजस्थान राज्यस्य, राजस्थानस्य राज्य, राजस्थान के कुछ भागों में अब भी इन तालाब निर्माण वालों के लिए गजधर ये शब्द प्रचलित है। कः गजधरः, गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, जो गज के परिमाप को धारण करता है वो गजधर कहलाता है। गज परिमाणमेव मापन कार्य उपयुज्यते, और गज का परिमाप रखने वाला भी नापने के लिए काम में इस्तेमाल होता है। ये जो है वो गज है, और इसको धारण करने वाला कौन है, गजधर है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लौह स्टेम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के नाप वाले इस लोहे की रोड को, लोहे की छड़ को हाथ में ग्रहण करके चलते हुए इस गजधर नाम के शिल्पी को, शिल्पी मतलब आर्किटेक्ट, मतलब इस शिल्पकार को इतना आदर प्राप्त नहीं हुआ है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित। गजधर जो सिर्फ जगह का ही नाप नहीं रखता था, वो उस समय के प्रचलित समाज के गांभीर्य को भी नाप लेता था। किसको नाप लेता था, समाज के गांभीर्य को। मतलब वो कैसे, समाज के गांभीर्य को नापने का मतलब ये है कि जो पुराने ज़माने में इस तरीके के निर्माता हुआ करते थे, वो जो काम करवाने वाला, जो बनवाने वाला है, उसको भी देखकर समझ जाता था कि फलाना फलाना जो है वो इतना खर्चा करेगा, तो इतने खर्चे में इसके लिए इतना इतना काम हो सकता है, और इस तरीके से हम बहुत बेहतर और सुदृढ़ काम कर सकते हैं, और इसके लिए इतना खर्चा सूटेबल होगा। मतलब जो खर्चे का भी सोचता था, उसको कहते हैं समाज का गांभीर्य नाप लेता था उस समय का।
तो ये जो बात है ना वो आज के आर्किटेक्ट में नहीं है। गजदराह वास्तुकाराः आसन। गजदर जो थे वो आर्किटेक्ट थे। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट, मतलब भवन आदि के निर्माण में कार्य करने वाले। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजदराः निभालयन्ति स्म। गजदर वास्तुकार थे। काम चाहे ग्रामीण समाज का हो अथवा नगर समाज का, चाहे शहरी हो चाहे ग्राम का, उसके नव निर्माण के कार्य से लेकर उसके सुरक्षा प्रबंध तक का कार्य का जो दायित्व होता था वो गजदर बहुत अच्छे से निभा लेते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधारतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे कार्यों तक का सब कार्य इसके ऊपर ही डिपेंड थे, इसके ऊपर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म। वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। व्ययम मतलब खर्चा, भावी मतलब होने वाले खर्चे का भी वो आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म। और इसके लिए कौन कौन से उपकरण लगेंगे, कौन कौन से टूल लगेंगे, कितना लोग, कितना मटेरियल, कितनी ईंटें, कितना बजरी, कितना सीमेंट, क्या क्या लगेगा उसको भी वो बताते थे। प्रतिदाने ते न किंचित याचन्ते स्म। बदले में वो कुछ भी नहीं मांगते थे। प्रतिदान मतलब बदले में वे कुछ भी नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः। जिसको देने में उसके स्वामी असमर्थ हो। लेकिन कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म। ले कार्य समाप्ति के बाद में उन गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। कार्य समाप्ति वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। क्या क्या दिया जाता था? सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। तो बच्चों चैप्टर आपको समझ में आया क्या? चैप्टर की भाषा थोड़ी सी क्या है कि समास युक्त पद होने से क्लिष्टता है। अब यहाँ पर हम संसार रूपी सागर नायक के इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर और बुक एक्सरसाइज फटाफट कर लेते हैं और आपको इस चैप्टर के दौरान जो भी डाउट्स है वो आप और भी मुझे मैसेज करें और बताएं। अब देखिए प्रश्न है, कस्य राज्यस्य भागेषु गजदरः शब्दः प्रयुज्यते? राजस्थानस्य। किस राज्य के भाग में गजदर ये शब्द इस्तेमाल होता था? किस राज्य के भाग में अब भी प्रचलित है गजदर तालाब निर्माण करने वालों के लिए? राजस्थान। गज परिमाणम कः धारयति? गज का परिमाण कौन धारण करता था? गजदरः। कार्य समाप्तो गज का परिमाण कौन धारण करता था? गजदरः। हाँ कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति के बाद में वेतन के अतिरिक्त गजदरों को और क्या दिया जाता था? सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पकार के रूप में आदर प्राप्त नहीं किया? मतलब वो काम तो आर्किटेक्ट से भी अच्छा करते थे फिर भी उनको आर्किटेक्ट की उपाधि नहीं मिली। कौन थे ऐसे? ग्रामीण समाज में रहने वाले गजदराह। क्योंकि उनके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं थी, चाहे उन्होंने उसकी पढ़ाई करके शिल्पकार की कोई डिग्री ना ली हो भले, लेकिन उनको उस तत्कालीन समाज को नापने तक की गहराई पता थी। तो ये जो हमारा नॉलेज है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो बच्चों क्या आपको कोई दिक्कत आई यहाँ पर? आगे चलते हैं। हाँ प्रश्न है क पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तड़ागाः कुत्र निर्मीयते स्म। तड़ागाः कुत्र की जगह लिख देंगे
अशेषे हि देशे, अशेषे हि देशे, अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। समझ में आ रहा है? तडागाः अशेषे हि देशे निर्मीयन्ते स्म, मतलब बिना शेष रहे हुए संपूर्ण देश में देश के सभी राज्यों में निर्मित होते थे तालाब। गजदराः कस्मिन् रूपे परिचिता, गजदर किस रूप में भी परिचित थे? गजदराः समाजस्य गांभीर्यमापकाः इति रूपेण परिचिता, गजदर उस समय के समाज के गांभीर्य को भी नापने के रूप में प्रचलित थे। गजदराः किं कुर्वन्ति स्म, गजदरा क्या क्या काम करते थे? गजदर क्या क्या करते थे? तो गजदराः नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, भावी व्ययम मतलब खर्चा, होने वाले इस काम में होने वाले खर्चे को भी वो आकलन करते थे। मतलब आकलनयन्ति मतलब आकलन कर लेते थे, बता देते थे, इंस्ट्रूमेंट को सोच लेते थे। उपकरण भारान संग्रहति स्म, और कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा इसमें वो भी, मतलब कच्चा सामान क्या लगेगा, उपकरण कौन से टूल चाहिए होंगे, छेनी हथौड़ा, इन सब के बारे में भी वो बता देते थे। के सम्माननीयाः, सम्मान के योग्य कौन हैं? गजदराः सम्माननीयाः, गजदराः सम्माननीयाः। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण वाक्यों के प्रश्न उत्तर भी संपन्न होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करना है। अब बच्चों प्रश्न निर्माण वाला जो चैप्टर है, वो कॉन्सेप्ट है, देखा जाए तो वो सबसे सरल है। आपको पूरी लाइन को कॉपी करनी है, सिर्फ अंडरलाइन वाले शब्द की जगह आपको उसी विभक्ति उसी वचन का आपको क्या करना है, कह वाला रूप लगाना है, उसी विभक्ति उसी वचन का। जैसे यहाँ पर देखिए, सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजदराः निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजदर निभा लेते थे। तो अब यहाँ पर कस्य दायित्वं गजदराः निभालयते स्म, इस अंडरलाइन पर जैसे स्य वाली विभक्ति है, यहाँ पर भी क का स्य वाली विभक्ति आ जाएगी। कस्य, कस्य दायित्वं गजदराः निभालयन्ति स्म, किसका दायित्व गजदर निभा लेते थे? सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजदराः निभालयन्ति स्म। अब यहाँ पर आपको आंसर बताए गए हैं, उनके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। और प्रश्न निर्माण कैसे करने हैं? जो यहाँ पर आपके उत्तर में जिसको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उस अंडरलाइन वाले पद कोई सेम विभक्ति सेम वचन का आपको क्या करना है, कह वाला रूप लगाना है। जैसे सुरक्षा प्रबंधस्य आया है, स्य आ रहा पीछे, तो कस्य। समझ में आया? जैसे तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उसके मालिक असमर्थ होते हैं, तो तेषां केषां, तेषां केषां, स्य वाले में स्य और तेषां में केषां, केषां। और बाकी आपको क्वेश्चन केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, ठीक है। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्रस्तुत प्राप्नुवन्ति, वेतनानि कानि, कार्य की समाप्ति के पश्चात और क्या, कानि मतलब क्या, किसके अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था, किसके अतिरिक्त? वेतनानि अतिरिच्य। यहाँ पर देखेंगे कानि, कस्य। अब जैसे प्रबंधस्य से कस्य, तेषां से केषां और वेतनानि से कानि, क वाला रूप सेम विभक्ति सेम वचन में। गजदरः सुंदर शब्दः अस्ति, कः सुंदर शब्दः अस्ति, कौन सा शब्द सुंदर है? गजदरः इति शब्दः सुंदरः अस्ति। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तड़ाग तालाब संसार सागर कहलाते थे। तो
कि संसार सागराः कथ्यन्ते। अब यहाँ पर तड़ाग जो शब्द है वो क्या है? तड़ाग, तड़ागे, तड़ागाः। जैसे लता, लते, लता, जैसे कह, कौ, के, है ना, पुल्लिंग का रूप चलता है कह, कौ, के। तो के तड़ागाः पुल्लिंग का बहुवचन है, तो के भी यहाँ पर कह का बहुवचन प्रथमा विभक्ति आएगा। तड़ागाः संसार सागरे से कथ्यन्ते, के संसार सागराः कथ्यन्ते। कह, कौ, के प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तड़ागः, तड़ागौ, तड़ागाः। कह, कौ, के। समझ में आ रहा है? सेम विभक्ति सेम वचन आएगा। चाहे तो आप कह का रूप याद कर लो, बहुत सरल है। हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? निम्नलिखित पदों में जो संधि विच्छेद है उसको करना है, या फिर जो संधि युक्त पद है उसका आपको संधि विच्छेद करना है। संधि किए हुए पद का संधि युक्त पद बनाना है और संधि युक्त पद का संधि विच्छेद करना है। जो भी अपेक्षित काम है वो आपको करना है। अब यहाँ पर देखो, अध्यय का अपि का अ के सामने अ होगा, अ के सामने अ होगा, अ या आ कुछ भी, अ या आ, उ या उ, इनके सामने कुछ भी हो तो क्या होगा? बड़ा आ। ठीक है, तो अध्यापी। अध्यय का मतलब होता है आज और अपि का मतलब होता है भी। आज भी। समझ आ रहा है? ओके, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ शब्द बन गया अध्यापी। स्मरणार्थम, यहाँ पर भी आ बना है, तो स्मरण प्लस अर्थम, स्मरणार्थम, यहाँ पर भी संधि हुई है। अध्यापी स्मरण प्लस अर्थम। अब ये देखिए एतेषु एव, अब यहाँ पर यहाँ देखेंगे पहले इत्यस्मिन। अब यहाँ पर इत्यस्मिन कैसे बना है? यहाँ पर यण संधि के अनुसार देखिए, इति प्लस अस्मिन, ये है। अब ई को य हो जाता है परे असमान स्वर रहने पर, तो शब्द बन गया, ये त हलंत हो गया, यह अ में मिल गया और इत्यस्मिन रूप संपन्न हो गया, ये वाला। ठीक है, उसी प्रकार उ को व हो जाता है। अब यहाँ पर देखो सेम वही बात है, उ को व हुआ है, एतेषु एव, एतेषु एव, एतेषु एव, ये कैसे बना? उ। अब यहाँ पर एतेषु उ को क्या हो गया? व, ये त हलंत स हलंत हो गया और एव लग गया। अब यहाँ पर देखो शब्द, इसको जोड़ो, कैसे बना? एते, ये स हलंत है, व में ए जोड़ेंगे, एतस्वेव। समझ में आ रहा है? ये रहा एतेष्वेव, एतेषु प्लस एव। अब यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, सहसा प्लस एव, सहसेव, ये वाला, ये एतेष्वेव, ये इत्यस्मिन स्मरणार्थम अद्यापि। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। मंजूषा से उचित पद को चुनना है। यहाँ पर देखिए, मंजूषा से उचित पद को चुनना है। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकारः पुष्पे माला रचयन्ति। मालाकार पुष्प से माला बनाता है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक डाउट है। रमेश अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता है।
सहसा अचानक ही बालिका वहाँ हंसी। ठीक है, बालिका तत्र अहसत। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे यहाँ दिए हैं हमने, है ना। गृहीत्वा, रचयन्ति, जिज्ञासा, सह, अहसत। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्ययुक्त पद बनाना है। प्रत्ययुक्त पद बनाने के लिए सबसे विशेष रूप से काम क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय के अंदर तुम शेष रहता है और के लिए अर्थ में होता है। प्रत्यय कोई भी हो, वो जो तुमुन प्रत्यय है, इक्त्वा प्रत्यय है, इनका प्रत्यय के लिए, मतलब हरतुम मतलब हारने के लिए, तरतुम मतलब तैरने के लिए, कर्तुम मतलब करने के लिए। क्री धातु तुमुन प्रत्यय कर्तुम। अब तुमुन प्रत्यय है तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ गुण आदि कार्य भी हो जाएंगे। जैसे री को क्या हो गया, यहाँ अर होकर रेफ में बदल गया। जैसे री यहाँ पर रेफ में बदल जाएगा, री धातु से हरतुम रूप बना, हरण करने के लिए। त्रि धातु से तुमुन प्रत्यय तरतुम बना, तैरने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये कित प्रत्यय, कित मतलब क की इत संज्ञा होने वाला इक्त्वा प्रत्यय है। यहाँ पर क का लोप हो जाएगा और इसमें त्वा त्वा शेष रहता है, सिर्फ त्वा शेष रहता है। सिर्फ ये शेष रहता है। जैसे नम प्लस इक्त्वा नत्वा, क का लोप हो जाएगा, क की इत संज्ञा हो जाएगी, त्वा शेष रहा और कित प्रत्यय होने के कारण म का लोप अधिकारी भी होकर यहाँ पर गम से गत्वा मतलब जाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये रूप बनेगा त्यक्त्वा। अब यहाँ पर ये क का तो लोप हो गया, लेकिन इस ज को क हो रहा है चचो गुहु सूत्र से। कित प्रत्यय के योग में विशेष कार्य संपन्न होता है। भुज प्लस इक्त्वा, क का लोप हुआ है, ज को क्या हो रहा है, यहाँ क हो रहा है और शब्द बन रहा है भुक्त्वा। ठीक है, इस प्रकार से ये गत्वा, त्यक्त्वा, भुक्त्वा ये रूप संपन्न हुए। यहाँ पर उपसर्ग धातु प्रत्यय पद देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो ल्यप प्रत्यय है वो भी करने के लिए, करके के अर्थ में होता है, लेकिन जो इक्त्वा प्रत्यय है उसके एब्सेंस में ये होता है। और उसका एब्सेंस कब होता है, जब यहाँ पर धातु के साथ क्या लग जाता है, उपसर्ग लग जाता है, तब ल्यप का काम शुरू होता है। अगर धातु के साथ में, जैसे गम धातु है, अगर गम धातु सिर्फ गम है और उसके साथ इक्त्वा प्रत्यय लग गया तो वो गत्वा बन गया। लेकिन उस गम धातु के आगे उपसर्ग आ गया, कोई भी प्रकार का उपसर्ग आ गया, आ उ उप तो यहाँ पर उप गम और ल्यप के अंदर ल और प की संज्ञा होकर य शेष रहेगा और शब्द बन गया उपगम्य। ठीक है, समपूज्य में ल और प की संज्ञा हो गई, ल्यप के अंदर सिर्फ य शेष रहता है और यहाँ पर शब्द बन गया समपूज्य। समपूज्य, आनीय में ल प की संज्ञा, शब्द बन गया आनीय। आनीय का मतलब होता है लाना, समपूज्य मतलब भली प्रकार पूजा करके। प्रदाल, अब यहाँ पर देखिए प्रदाय शब्द बना है, ल की और प की संज्ञा हो गई, य शेष रहा, अप्रदाय, इस प्रकार से प्रदाय रूप बना। प्रदाय प्रदान करने के लिए, आनीय लाने के लिए, समपूज्य, उपगम्य। ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है और इस प्रकार से ये कार्य संपन्न होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा
मेरी इसमें मेमोरी थोड़ी कम है, ये मुझे कब बंद होने के लिए रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है, वीडियो लंबा जा रहा है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। लेकिन इसमें जो उपपद विभक्तियों का काम हो रहा है, सह के इस योग में तृतीया विभक्ति होएगी, तो बालिका बालिका बालिके बालिकाः बालिकाम सह, है ना। तो यहाँ पर जो जो धातुओं का काम हो रहा है, बालिका भी, ठीक है, बहुवचन का शब्द है बालिकाः, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति, सह के योग में तृतीया विभक्ति आएगी। तो जो उपपद विभक्ति का जो काम है वो जो है वो सारा मैं आपको कारक विभक्तियों में सारे समझाऊंगी कि किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है और किस कारण से होती है। इसके लिए आपको शब्द रूप भी याद करना होगा। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। यहाँ पर एक बार मुझे विराम लेना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बंद हो रहा है।